रात को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से करवट बदल कर मैं थक गई थी तो उठकर लैपटॉप खोल कर बैठ गई। अचानक मेरी दृष्टि मैसेंजर रिक्वेस्ट पर चली गई। किसी अनजान का है देखने के लिए मैंने क्लिक किया। लिखा था, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप पाखी त्रिपाठी हैं ना? आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर कुछ कुछ चेहरा पहचान में आ रहा है। वही जो 40 साल पहले मुंबई में रहती थी। आपकी बहन का नाम गीता था और भाई का नाम गौतम। मैं श्याम गुप्ता हूँ, आपके पिता के मित्र का बेटा हूँ। यदि आपको याद हो तो मैं एक बार अपने माता पिता के साथ आपके घर आया था और हम साथ में मुंबई घूमने गए थे। मेरी प्रार्थना है कि यदि आप मुझे पहचान गई हो तो जवाब अवश्य दीजिएगा। अरे यह तो श्याम जी हैं। मेरी हल्की सी चीख निकल गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आकरण ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। देखा तो पति गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे नाम के साथ नाम सरनेम विवाह के बाद बदल कर मिश्रा लिखा था, जिसके बाद भी वह मुझे पहचान गया था। उसके नाम पर मेरी दृष्टि जम सी गई थी। जवाब देने के लिए जैसे ही मैंने क्लिक करने का मन किया तो अंदर से एक आवाज़ आई, सोच लो पहले, क्या ठीक रहेगा? अपना नाम देखकर तुम्हें इतना अपार बोध हो रहा है, उसके संपर्क रखने के बाद क्या होगा? तुम्हारी सुखी गृहस्थी है, वह भी शायद इसी स्थिति से गुजर रहा होगा। कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा अतीत की गहराइयों में गोते लगाने से। विवाह के बाद वह रिश्ता मानसिक उलझन को न्योता देना है। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। आरंभ से ही मैं दिल से दिमाग के मामले में बहुत संतुलित रही हूँ। मैंने अपनी उंगली क्लिक पर से हटा दी, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। तुम्हें इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई श्याम? समय की मोटी चादर के ऊपर धूल की इतनी परतें जम जाने के बाद भी तुम्हारा नाम ही काफ़ी है मुझे तुम्हारी याद दिलाने के लिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मेरे प्यार पर कभी विश्वास ही नहीं। तो क्या यह टेलीपैथी थी जो रात के 2 बजे उठकर मैंने आकरण ही लैपटॉप खोल कर बैठ गई। मैं मन ही मन बुदबुदाई। शायद पहले तो नींद आ भी जाती, लेकिन अब तो उसके साथ स्थान खुली आंखों के सामने 40 साल पहले का दृश्य एक एक करके घने बादलों में बिजली सी चमकने लगी। 17 साल की रही होंगी मैं जब मेरे पिताजी के एक मित्र भोपाल से अपने परिवार सहित मुंबई हमारे घर अपने बेटे श्याम की इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने आए थे। उनके 3 बच्चे में से 2 बेटियां और थीं। जब तक हॉस्टल में जगह नहीं मिली वह हमारे घर में ही रहा। इसके बाद भी जिस दिन छुट्टियां होती वह हमारे घर आ जाता। वह पहली बार मुंबई आया था, इसलिए मैं, मेरी छोटी बहन और भाई रोज़ ही कहीं न कहीं घूमने जाते थे। हम सब साथ में। उसे बहुत अच्छा लगता था। हमें भी उसके आने और घूमने का बहाना मिल जाता था। श्याम बहुत कम बोलता था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी जुबान से अधिक बोल देती थी। उसने कब मुझे अपनी आँखों से ही मूक प्रेम निवेदन कर लिया था पता ही नहीं चला था, और मैंने भी मौन स्वीकृति देने में देर नहीं की थी, क्योंकि उसका कम बोलना ही मुझे उसकी सबसे बहुत आकर्षित करती थी। वैसे भी पहले प्यार की अनुभूति वह भी अल्हड़ उम्र में अद्भुत होती है, जब दोनों मिलकर न तो भविष्य के लिए अब सपने देखते हैं, ना ही कोई योजनाएं बनाते हैं और ना ही किसी बात की चिंता करते हैं। ना कोई कस्में होती हैं, ना कोई वादे किए जाते हैं। बस जरा सा कोई भरपूर नज़रों से देख ले तो या तारीफ कर दे तो चेहरा एक अलग सी आभा
से चमकने लगती है। दर्पण के सामने से हटने का मन ही नहीं करता। उसी के साथ हर समय रहने का मन करता है। उसकी छोटी छोटी बातें अर्थपूर्ण लगने लगती हैं और प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ अपने में ही सिमट कर रहने का मन करता है। सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जब आप विपरीत, वह ज़माना ही ऐसा था कि दिल की बात को शब्दों में जमा पाना इतना समय लगता था कि परिस्थितियां बदल जाती थी और प्रेम अभिव्यक्ति से पहले ही दम तोड़ देती थी। यही मेरे और श्याम के साथ हुआ। उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलते ही वह भोपाल चला गया और उसके बाद वह कभी नहीं लौटा। उसे ज़माने में संपर्क करना इतना आसान नहीं था। पत्रों का भी सहारा था। 4-5 पत्र मैंने लिखे, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया था। उससे संपर्क टूटने का मुझे बहुत दुख हुआ करता था, लेकिन क्या करती, समय के साथ समझौता करना पड़ा। चोरी चोरी चुप चुप कर आंसू बहाती रहती थी। माँ ने उदास देखकर टोका भी तो बनावटी मुस्कान से जवाब दे देती थी, कुछ नहीं माँ। समय बीतता गया। शाम की यादों पर धूल की परतें चढ़ने लगी। धीरे धीरे बारिशें के पानी ने उसको धो पोंछ भी दिया था। मेरा विवाह हो गया और 2 बच्चे भी हो गए थे। अपनी गृहस्थी में उलझने में व्यस्त रहने के कारण उसका नाम कहीं सुनती तो उसका धुंधला सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। इससे अधिक और कुछ नहीं है। और आज यह उसका फेसबुक पर अप्रत्याशित संदेह, उसने तो मेरे पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया था। पूरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। इसी को तो पहले प्यार की अनुभूति कहते हैं, जो उम्र के साथ पड़ाव में भी नहीं बदलती। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने अपने विचारों पर झटके से विराम लगाया और उठकर हाथ मुंह धोकर सुबह टहलने के लिए निकल गई। लौटकर थकान और रात भर ना सोने के कारण सोफे पर ही अधलेटी सी गहरी नींद की निद्रा में खो गई थी। तभी जगी जब पति ने आकर मुझे उठाया और कहा, यहाँ कैसे सो गई हो, उठो, 9 बज गए हैं। मैं हड़बड़ा कर उठी और रात की घटना याद करके ऐसा लगा जैसे कोई सपना देखा हो। शाम के संदेश ने मेरे मन में हलचल तो मचा ही दी थी, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग रहकर उसके संदेश का उत्तर नहीं दिया था। यह 3-4 दिन बाद फिर से संदेश आया। इस बार मैंने मन डोल गया और फिर मैंने अपने मन को समझाया, बात करने में हर्ज ही क्या है, देखूं तो सही क्या कहना चाहता है। इतने सालों बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्लिक। फिर जवाब थोड़ी देर बाद बनावटी रोष दिखाते हुए लिखा, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं पाखी त्रिपाठी हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें कैसे याद आई? याद तो उसकी आती है जिसे मैं भूला हूँ। मैं तो तुम्हें हमें कभी नहीं भूल सका, उसने सादगी से जवाब लिखा। यह प्रत्याशित उत्तर सुनकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके मैंने उसी अंदाज में पूछा, फिर मेरे पत्रों को जवाब क्यों नहीं दिया? पिताजी के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बहनें बहुत छोटी थी। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जीवन के नए सिरे से जीना था। पिताजी के रिक्त स्थान पर मुझे मेरी योग्यता अनुसार नौकरी मिल गई थी, लेकिन इतना कम वेतन, घर का खर्च चलना मुश्किल था। उसी समय इतनी उलझनों के बीच में तुम्हारे पत्रों की भाषा समझने वाला कोमल दिल पाषाण की तरह कठोर हो गया था। सब कुछ बेईमानी लगने लगा था। उफ, इतनी तकलीफ़ें झेली हैं तुमने, मुझे बताते तो। मैंने उदास मन से उत्तर दिया तो उसने बीच में ही बात काट कर लिखा, क्या फ़ायदा होता, तुम्हें भी दुख पहुँचता। जब पूरा भविष्य ही अंधकार में लग रहा था तब अपनी खुशी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 2 साल बाद मैं फिर ऑफिस के काम से मुंबई गया तो
तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तब तक तुम लोग वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद मैं कैसे संपर्क करता तुमसे। काश उस जमाने में भी मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। और तुम कैसी हो? ठीक हूँ, फिर बात करते। मेरा मन अजीब सी उदासी में घिर गया था, इसलिए मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया और ऑफलाइन हो गई। मन बहुत उदास हो गया था, आंखों में आंसू छलकता आया। सोचने लगी, तकदीर भी क्या क्या रंग दिखाती है, कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। श्याम मेरी फ्रेंड लिस्ट के स्थान में ले चुका था। 3-4 बार की चैटिंग से ही हमने एक दूसरे के परिवार के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। उसकी 2 बेटियां ही थी, पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा स्थान उसके जीवन में रिक्त ही रहा था। यही मेरे साथ भी हुआ था। पति के नीरस स्वभाव के कारण दिल का कोना खाली ही रहा। एक दिन उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। पहले तो मैंने कई बार टाला, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने से पुराने ज़माने के विपरीत आधुनिक पुरुष स्त्री के बीच में दोस्ती की संबंध वाली सोच ने मुझे दुस्साहसी बनाने पर मजबूर कर दिया था। इतनी वर्षों के बाद जब उसकी आवाज़ मैंने फ़ोन पर सुनी तो लगा कि मूक प्रेम निवेदन मुखरित हो गया था। उसने पहली बार अपने प्यार के शब्दों का जामा पहनाया। मैं निशब्द होकर उसकी बातें सुनती रही। उसने मुंबई में मेरे घर रहते हुए क्या क्या अनुभव किया था सब बताया। फिर मैंने उसके प्रति अपनी चाहत का भी इजहार किया। समय के अंतराल में अल्हड़ प्रेम की नदी ने परिपक्व दोस्ती के समुद्र के रूप ले लिया था, जिसमें ठहराव था, गहराई थी। इसका पूरा श्रेय शाम को जाता है, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था। उम्र के इस पड़ाव में जब मैं वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का बोझ ढोते ढोते थक गई थी, शरीर की शिथिलता आने के कारण जीवन खालीपन और निरस्ता से व्याप्त हो गया था। शाम की बातों में सरसता नई ऊर्जा और उमंग से सराबोर हो गया था। जब कभी वह कहता, पाखी तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, या मेरी फोटो देखकर कहता, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो, तो मुझे अपने पर गर्व होने लगता। यह सोचकर कि आज भी मैं किसी की यादों में बसी हूँ, मुझे अपना पूरा अस्तित्व ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण लगने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखने की स्वाभाविक इच्छा प्रकट की, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, मैं कभी इंदौर किसी काम से आया तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। मेरे एक दूर के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, जहाँ वह राह वाली चाह चरितार्थ करते हुए वक्त भी आ गया था। जब किसी के विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिलने पर इंदौर आया तो समय निकाल कर मेरे घर अपनी पत्नी के साथ आया। मेरे पति घर में ही थे। 2 घंटे हमने एक साथ बिताए थे। हमारे लिए कितना कठिन था एक दूसरे के सामने औपचारिकता का नाटक करना। मैंने देखा बाहरी आवरण में तो उसमें बहुत परिवर्तन आ गया था, लेकिन उसकी बोलती आंखें जैसे कभी भी 40 साल पहले की तरह मूक प्रेम निवेदन कर रही हैं। दोनों के हाव भाव से लगा ही नहीं कि हम साल भर से लगातार संपर्क में हैं और हमारे मन के अंदर कितनी हलचल मची हुई है। अभी तक तो सुना ही था कि जब 2 लोग एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उन्हें मिलाने में जुट जाती है, लेकिन अब यह मैं अनुभव कर रही थी। पर क्या लाभ ऐसे मिलने का? परिस्थितियां बदल गई थी। विवाह के बाद ऐसे रिश्ते अनैतिक माने जाते हैं, लेकिन विवाह तो एक समझौता होता है। प्यार का एहसास तो इस रिश्ते से बहुत परे होता है, जिसको समाज में अनैतिकता के दायरे में क्यों कैद करके रखा जाता है। शरीर कैद हो सकता है, लेकिन एहसास के तो पंख होते हैं। वह तो कभी भी आज़ाद होकर खुले आसमान में विचरण करने लगता है। मैं मन ही मन
बुदबुदाई। वैसे भी मैं आरंभ से ही खुले विचार की रही। पति परमेश्वर वाली मानसिकता संकीर्णता मुझे पहले से पसंद नहीं थी। श्याम ने मेरी इस सोच को भी हवा दे दी थी। वह चला गया, लेकिन अपने पीछे एक एहसास छोड़ गया था जो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम दोनों के बीच में दूरियां अर्थहीन हो गई थी। मशहूर गीतकार गुलजार ने प्यार की परिभाषा को अपने एक गीत में महत्वपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त किया है। सिर्फ एहसास है, ये रूप से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।